नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। संसद का मॉनसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट इस दौरान पेश करेंगी। सत्र के लिए सरकार और विपक्ष तैयारियों में जुटे हुए हैं। जिस तरह की तैयारी दोनों ओर से दिखाई दे रही है, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि संसद के दोनों सदनों में वार पलटवार की गूंज सुनाई देगी। दरअसल संसद के बजट सत्र से पहले कई मुद्दे पर देश में सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस युवा, किसान, मजदूर, जवान के मुद्दे को उठाने की तैयारी में है। इसमें बढ़ती महंगाई, घटती कमाई, नीट पेपर लीक, किसान एमएसपी की गारंटी, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर समर्थन मूल्य, कर्ज माफी के साथ अग्निवीर योजना को समाप्त करने की मांग शामिल होगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले, मणिपुर, त्रिपुरा हिंसा, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर मालिकों के नाम लिखवाने समेत कई अन्य मुद्दे पर विपक्ष की सरकार को घेरने की तैयारी है। वहीं विपक्ष पर पलटवार करने के लिए बीजेपी भी अपनी तैयारी में है। मंत्रियों और सांसदों को विपक्षी दलों के आरोपों और हमलों का जवाब एक सुर में देने के लिए तथ्यात्मक आंकड़े भी जुटाए जा रहे हैं। सत्र के दौरान वित्त विधेयक के अलावा आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024, बॉयलर विधेयक 2024, भारतीय वायुयान विधेयक 2024, कॉफी संवर्धन और विकास विधेयक 2024 और रबड़ संवर्धन और विकास विधेयक 2024 को पारित करवाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। तो आपको बता दें कि पक्ष विपक्ष वार पलटवार से गूंज उठेगी संसद। मॉनसून सत्र की तैयारी अब दोनों तरफ से शुरू हो चुकी है। कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। इसमें मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। तो संसद का मॉनसून सत्र सोमवार यानी कि कल से शुरू हो रहा है और इसमें मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। सत्र के लिए सरकार और विपक्ष तैयारी में जुटे हुए हैं। तो इसी विषय को लेकर आज हम चर्चा करेंगे मॉनसून सत्र, और ऐसे में कई विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी जुड़ चुके हैं, स्वागत आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अनु प्रसाद जुड़ चुकी हैं, आपका भी स्वागत। हमारे साथ सपा की प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी भी जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राकेश पोद्दार जी, क्योंकि मॉनसून सत्र बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए और सत्र से पहले आप पर दोहरी जिम्मेदारी होगी, संसद में सामंजस्य बनाना और सत्र में पेश होने वाले बजट के लिए अपने सहयोगी दलों के बीच में आम राय बनाना। रिशु जी, देश के प्रधानमंत्री और हमारी कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं और हमारी सरकार चाहती है कि पूर्ण रूप से सहमति बने और सहमति के साथ साथ हमारे चाहे विपक्ष के नेता हो चाहे हमारे पक्ष के नेता हो, सभी के सहमति से इस देश का जो बजट 23 जुलाई को आने वाला है, उस बजट में हम लोग कहीं ना कहीं देश के सकारात्मक राजनीति करते हुए और सकारात्मक चीजें देते हुए, जैसे हमारे इस बजट में मध्य वर्गीय लोगों के लिए हम लोग बजट में 23 जुलाई को बहुत कुछ लाने का काम कर रहे हैं और हमारे देश के वित्त मंत्री पिटारा खोलने के काम कर रहे हैं। और महंगाई की बात, चाहे बेरोजगारी की बात, चाहे युवाओं की बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ साथ देश को सकारात्मक चीजें देने की कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो कम से कम देश के अंदर सकारात्मक राजनीति करें, सरकार को सहयोग करें। सरकार जब की सहयोग होगी तभी सभी का भला होगा और अंतिम पंक्ति में जितने भी लोग हैं उनका भला हो सकता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सरकार को सहयोग करें और इस बार पिटारे में बहुत कुछ होगा, लेकिन अगर पिछली हम यहाँ पर बात करें तो क्योंकि पिटारे में जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो होगा ही, लेकिन मध्यम वर्गीय के लिए इस पिटारे में इस बार क्या कुछ विशेष हो सकता है राकेश पोद्दार जी?
देखिए, मध्यम वर्ग के लिए हम लोग ने इस बार महंगाई पे पूरी कोशिश की जा रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नीति आयोग को खुद चेयरमैन है। वो चाहते हैं कि देश के अंदर एकदम महंगाई, युवाओं को जो रोजगार की बात चल रही है, हमने लोगों ने रोजगार देने का भी काम किया, चाहे सड़क बनी, चाहे इंडस्ट्री में नौकरी देने की बात बनी, चाहे किसी का घर बना, चाहे किसी का कल कारखाने में हम लोगों ने नौकरी लगाने का भी काम किया। तो हम हमेशा चाहते हैं कि देश के अंदर युवाओं को नौकरी मिले, रोजगार मिले, महंगाई कम हो। महंगाई को हम लोग कम करने में लगे हुए हैं और महंगाई कम भी है। 2014 का नीति आयोग का रिपोर्ट 11 इन लोगों का था, कांग्रेस की सरकार, लेकिन हमारे कार्यकाल में 4.8 पॉइंट यानी 5 के नीचे है। महंगाई पे भी हम लोगों ने काबू किया और हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा चाहते हैं कि इस बार तीसरी बार हमारी सरकार बनी है तो तीसरी अर्थव्यवस्था के साथ देश को आगे ले जाना है। तीसरी अर्थव्यवस्था के साथ साथ 3 करोड़ लोगों का घर बनाने का हमारा लक्ष्य है, वो घर बनाएंगे बहुत सारे, और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। तो हम लोगों ने जो संकल्प लिया जनता के बीच में 2024 के चुनाव के, लोकसभा के चुनाव में, वो चुनाव को देखते हुए मैं जनता के सामने ऐसा पिटारा खोलने जा रहा हूं जो हम लोगों को और विपक्ष के लोग हम लोगों पे कहीं ना कहीं ताना कसा करते थे कि ये महंगाई, युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहते हैं। और उसके बाद हम लोग संविधान की बात करते थे, लोकतंत्र की बात करते थे। सभी बातों पे ध्यान पूर्वक देखते हुए हमारी सरकार एकदम सकारात्मक चीजें लाने की कोशिश कर रही है और विपक्ष को कहीं ना कहीं मुंह की खाने चलिए का ठीक है। ये तो जब पिटारा खुलेगा उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि निर्मला सीतारमण जी के पिटारे से इस बार किसको क्या कुछ मिला है। लेकिन ये तो सिर्फ आप यहाँ पर कयास लगा रहे हैं कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं और सभी फिलहाल कयास ही लगा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अनु प्रसाद जी, क्योंकि पिछले सत्र में जो तेवर आपकी पार्टी ने दिखाए उससे ये तो स्पष्ट है कि सरकार के लिए संसद चलाना बहुत सहज नहीं है। लेकिन संसद नहीं चलेगी तो काम नहीं होगा। सर्वदलीय बैठक से कोई हल निकलेगा क्या? सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, एक बात हम स्पष्ट तौर से यही कहना चाहेंगे कि लगातार हमारे माननीय राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि जब तक संसद सत्र में बहुत मूलभूत मुद्दों पे बात नहीं होगी, जनता को और सत्र को बरगलाने की बात जब तक बीजेपी करती रहेगी तब तक हम मूलभूत मुद्दों की बात करेंगे। अब अगर इससे बीजेपी के या लोगों को ये लग रहा है कि इसमें संसद सत्र में लोग खलल डालने का प्रयास करें तो ये तो बीजेपी की समस्या है कि अगर उसको जनता के मूलभूत मुद्दों को अगर उसको समस्या लग रही है कि हम सत्र नहीं चलाना चाहते हैं और उनको लग रहा है कि इस तरीके से सत्र नहीं चल सकता है, तब बीजेपी बताए कि सत्र किस तरह से चलेगा। क्या सिर्फ गोल गोल बातें करने से सत्र चलेगा कि आप जनता के मूलभूत मुद्दों की बात करेंगे तो उससे सत्र चलेगा? मैं तो पूछना चाहती हूँ, पिछली बार कांग्रेस ने ऐसी कौन सी बात कही थी जो सही नहीं था? क्या नीट की समस्या आज हमारे लिए मुख्य मुद्दा नहीं है? क्या महंगाई हमारे लिए मुख्य मुद्दा नहीं है? क्या इस समय जिस तरीके से समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, क्या ये मूलभूत मुद्दे नहीं है? अगर ये मूलभूत मुद्दे नहीं तो बीजेपी सबको बताए ना कि उनके ये मूलभूत मुद्दे क्या है? क्या है भारत की समस्या जो इस समय जनता चाह रही है कि उस मुद्दों पे बात हो? हमें तो पता है कि जनता ठीक है। जो अभी आपने यहाँ पर बातें कही मैं जवाब लूंगी। डॉक्टर अनु प्रसाद जी, तमाम बातों का जवाब राकेश पोद्दार जी से मैं लूंगी। लेकिन पूजा मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि पूजा मिश्रा जी, मॉनसून सत्र में आपका क्या रुख होगा? क्योंकि इसी सत्र में देखिए बजट भी आना है और आपके पास सरकार की आलोचना और विरोध के लिए पर्याप्त मसाला वहां मिलेगा ही। आपको नमस्कार जी, नमस्ते। को भी मेरा नमस्कार। और मैंने भाजपा के प्रवक्ता को सुन रही थी मैं, तो उन्होंने इंफ्लेशन रेट की बात की, तो पहली बार मुझे लगता है उनको स्टडी करने की थोड़ा ज्यादा जरूरत है। इंफ्लेशन रेट जो है बिल्कुल जो है 2014 से पहले या 2014 की बात कर ले तो वहाँ पे 4.28 थी और आपने फिर बढ़ाया, उसको बढ़ाने के बाद में आपने उनको फिर कम किया हुआ है। आपकी सरकार में रहते हुए वो लगभग पहुंची थी 7 तक। ठीक, तो महंगाई दर तो कहीं कम नहीं हुई है। और उसके बाद में इन्होंने बोला कि काफी पिटारा खुलने वाला है, तो पिटारा खुला था, इससे पहले भी खुला था। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई थी 2020। वहाँ पे कितना काम हो गया हुआ है। जब हम बात कर रहे होते हैं ना कि हम बजट सत्र की बात कर रहे हैं, तो मैं कहीं भी जाके चलो बजट सत्र की बात कर रही हूँ, उसमें 3 मेजर पॉइंट होते हैं, जो है फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज। तो ये फंड तो एलोकेट कर देते हैं, पर फंड एलोकेट करने के बाद में वो ये
कभी आप देखिए फंड एलोकेट हो गया कि इस मद में इतना जाना है, मैं ऐसे सिंपल भाषा में कहूँ कि इस अकाउंट में इतने पैसे चले जाने हैं, पर वो अकाउंट में तो चला गया, पर अकाउंट से निकल के उसका डिस्पर्जन होकर के कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होना है और कौन रिस्पॉन्सिबल है, इस पे वर्क नहीं होता है और ग्राउंड पे कभी नहीं पहुंच पाता है। अभी ये पिछली बार भी निकाले थे किसानों के लिए, हाँ ट्रैक्टर में ये करेंगे, स्प्रिंकल जो सिस्टम करेंगे, पर प्रॉब्लम ये है कि इनको जानना तो पड़ेगा ना कि जो वो मार्जिनल किसान कितने हैं, क्या वो ट्रैक्टर अफोर्ड कर सकते हैं, क्या स्प्रिंकलर वो इरिगेशन अफोर्ड कर सकते हैं, और ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। 10 साल हो गया, आप पिछले से कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे हर महीने टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, हर महीने नई टेक्नोलॉजी आ रही है। AI जितनी अभी आई है कुछ ही दिनों में, पहले ये चीजें नहीं थी इतनी, तो आपको इसके अकॉर्डिंग कार्य करना है। और पिछली बार भी आपने जब बजट सत्र लाया था तो हर जो है जो मूलभूत होती है कि एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करना, आपने एजुकेशन से कटौती की। अगर मैं एजुकेशन सिस्टम की बात कर लूँ ऋषु जी, तो आप नया क्या कर रहे हो? पहले भी मिड डे मील था, यूनिफॉर्म मिलता था, एजुकेशन वाज फ्री, स्टिल एजुकेशन इज फ्री। आपने नया क्या किया? आपने जो नया पिछले सत्र में बोला था, बजट सत्र में निकाला था, वो अभी तक डिस्पर्स हो करके ग्राउंड पे फंक्शनरीज के रूप में नहीं पहुंचा है। ठीक है राकेश पोद्दार जी, जो आरोप लगा रही हैं गंभीर पूजा मिश्रा जी आपके ऊपर, और डॉक्टर अनु प्रसाद जी ने भी तमाम बातें यहाँ पर कही हैं, उन पर जरा जवाब दे दीजिए आप। देखिए, एकदम ऋषु जी, मैं कहना चाहता हूं कि आपको, उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय 29 विश्वविद्यालय हमारी सरकार ने बनाने का काम किया, और उसके साथ साथ हम लोगों ने एम्स बनाने का काम किया, जनता के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए। और हम लोगों ने एम्स के साथ साथ शिक्षा पे हो, चाहे हम लोगों के स्वास्थ्य पे हो, चाहे हम लोगों के लिए उनके लिए शौचालय का हो, चाहे घर का हो, सड़क का हो, बिजली का हो, पानी का, सभी मुद्दों पे हम लोगों ने काम किया। तभी जनता ने हमें चुनकर तीसरी बार सरकार बनाने का पेश किया है। और 65 साल के बाद, 60 साल के बाद जनता ने आपकी सीटें कम करने का भी तो कार्य किया है ना सर, ये भी तो देखिए ना कि जनता ने आपकी सीटें कम कर दी, उत्तर प्रदेश में आपकी सीटें कम हो गई, तो कहीं ना कहीं जनता भी आपको नकार रही है ना, कुछ तो कारण इसके पीछे रहे होंगे। देखिए, जनता नकार नहीं रही है, जनता तो मैं आऊंगी मैम आपके पास जी। हम लोगों, सुनिए ना, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत दिया, अरुणाचल में पूर्ण बहुमत देने का काम किया, और आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में जहां पूर्ण बहुमत से आए वहां ठीक है, लेकिन जहां आपकी अधिक सीटें थी वहां आप आधी सीटों पर आ गए, तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना। उत्तर प्रदेश देखिए, जहां पर 80 सीटें हैं, सबसे अधिक सर्वाधिक सीटें तो उत्तर प्रदेश में हैं, वहां आप दावा कर रहे थे कि 80 की 80 सीटें आपकी आएंगी, हुआ क्या? साइकिल आपसे तेज दौड़ गई वहां पर। देखिए, साइकिल क्या तेज दौड़ गई, ये जनता को गुमराह किया। हमने आपके चैनल पे कितनी बार क्या किया, आज तक ये लोग स्पष्ट नहीं कर पाए कि पीडीए ए का मतलब में अल्पसंख्यक भी कहते हैं, अगरा भी कहते हैं, पिछड़ा भी कहते हैं, आज तक नहीं समझ पाए। जनता जान चुकी है, लोग गुमराह करने वाले लोग हैं। इन्होंने चुनाव लड़ा मात्र संविधान खतरे बताकर, चुनाव लड़ा लोकतंत्र के खतरे को बताकर, मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ा। इसी मोदी को हटाना इनका मकसद था। सर मुद्दे पे तो आपने भी चुनाव नहीं लड़ा, आप ये बताइए ना, आप क्या प्रचार प्रसार कर रहे थे? चुनाव के समय आप मंगलसूत्र की बात कर रहे थे, आप मटन की बात कर रहे थे, आप बताइए, आप कह रहे थे कि अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो जमीन हड़प लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे। मुद्दे पर तो आपने भी चुनाव नहीं लड़ा है। ऋषु जी, मेरे थोड़ा 1 मिनट का समय चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ ऋषु जी, सेम पितोदरा जैसे लोग, उन्होंने खुद कहा था कि पूरब के लोग कैसे दिखते, उत्तर और दक्षिण के, काफी समय लग जाएगा। उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी 7 मई को बिहार में ANI चैनल और आप लोगों को दिखाने का काम किया। साफ स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा चैनल पे कि उस दिन वोट की गिनती थी, वोटिंग पर रहा था। उस दिन उन्होंने खुद कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम अल्पसंख्यक को आरक्षण दूंगा, और कर्नाटक में हुआ भी है। कर्नाटक में ऐसा नहीं, इनकी सरकार है कांग्रेस की, वहाँ हुआ भी है। और आपने भी कहा, और आपके चैनल के माध्यम से एक एंकर ने उठाया भी था सवाल कि वहाँ के जो बजट है 450 करोड़ लोगों, 450 करोड़ का, धर्म के किस हिसाब से उस पैसे को बजट में लिया जाता और किसको दिया जाता है। तो जनता सब जानती है, आप लोग भी जानते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, ये लोग कहते हैं हम लोगों ने कभी मटन और चिकन की बात नहीं की। तेजस्वी प्रसाद यादव मछली का कांटा दिखाते थे, मुकेश सहनी मिर्ची लगने की बात करते थे, पितोदरा क्या कहते थे, कांग्रेस के लोग ही कहते थे बहुसंख्यक से लेकर मैं अल्पसंख्यक को देना चाहता हूँ। मतलब
खुद इन्हीं लोगों का बयान था। ठीक है कहीं ना सर, कहीं इन लोगों का आप बयान उन लोगों था। के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब तो देखिए ना, आपको आपके सहयोगी ही मुद्दे पर घेर रहे हैं। तमाम मुद्दे, चाहे कावड़ियों वाला मुद्दा आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपने अब जो भी फल वाला, ठेले वाला अपनी दुकान लगाएगा उसका नाम लिखना होगा, ये मुद्दा अब आपके सहयोगियों को ही नहीं पच रहा है। इस पर आरएलडी, जेडीयू सब कहीं ना कहीं आपसे विपरीत दिशा में जा रहे हैं। पूजा मिश्रा जी, क्योंकि सरकार संसद में सामंजस्य बनाने का प्रयास कर रही है, आप इस प्रयास को लेकर क्या कुछ कहेंगे? रेशु जी, जो है सामंजस्य बनाना ही चाहिए। पक्ष विपक्ष जो है दोनों ही देश के हित के लिए कार्य करने के लिए आतुर रहे या करे तो ज्यादा सही रहेगा। मैं सुन रही थी भाजपा के प्रवक्ता, पहली बात तो न जाने कहाँ कहाँ लेकर के चले गए, भटकाए। चलिए ठीक है, आपकी सरकार आ गई, हमने बहुत बुरे कार्य किए, हमारी सरकार नहीं आई, आप क्या कर रहे हो? आपने इससे पहले क्या किया होता और अभी क्या कर रहे हो? आप ब्लेम कर रहे हो। अभी आपका बजट सत्र आना है और इन्होंने बात की अरुणाचल प्रदेश की, तो रेशु जी इनसे पूछिएगा 2022 में अरुणाचल प्रदेश में किसकी सरकार बनी थी? अरुणाचल प्रदेश में रेशु जी मौसम की तरह राजनीति बदलती है। अगर यहाँ सेंटर में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो वहाँ पे सारे मुख्यमंत्री से लेते हुए विधायक इस्तीफा देंगे, सब कांग्रेस की पार्टी में आएंगे, फिर कांग्रेस की सरकार भी वहाँ पे, जो सेंटर में गवर्नमेंट है वही अरुणाचल प्रदेश में गवर्नमेंट होती है। हम लोग वहाँ पे कहा करते थे कि ये वेदर है, अगर बारिश का मौसम आ जाए तुरंत बरसात में बदल जाएगा यहाँ का पॉलिटिक्स, और अगर ठंडा का मौसम है ठंडी में। तो अरुणाचल प्रदेश की तो बात ना करें कि वहाँ पे सरकार बनी है। दूसरी बात पे आ जाते हैं, ये कह रहे थे कि मछली ये सब, मुझे लगता है ये बात करने की उस विषय को छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी तो मानसून सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में विपक्ष के क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, किनको आप प्रमुखता से उठाने वाले हैं, उसको लेकर मैं चर्चा आप लोगों से करूंगी। एक बार मैं अनु प्रसाद जी का भी रुख कर लेती हूँ, वो भी काफी देर से डिबेट में हमारे साथ बैठी हुई हैं, क्योंकि डॉक्टर अनु प्रसाद जी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय एजेंडा तय करने वाली कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया है और इसमें सभी प्रमुख दलों के सदस्य शामिल हैं। सब मिलकर गरिमापूर्ण संसद चला पाएंगे? देखिए, बिल्कुल गरिमापूर्ण संसद चलनी भी चाहिए, मगर हम जैसे शुरुआत से संसद शुरू होने से पहले राहुल गांधी जी ने भी एक बात कही थी और माननीय अखिलेश यादव जी ने भी एक बात कही थी कि सबको बराबर का मौका भी मिलना चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए। मगर जब ऐसा होता है कि कोई मुद्दे की बात होती है तो किसी का या तो माइक बंद हो जाता है, या तो किसी की बातें सुनी नहीं जाती है, या बीजेपी के लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं, बेबुनियाद बातें करके पूरे सत्र को भटकाने की प्रयास करते हैं। जब कोई मुद्दे की बात होती है तो ये सीधे कहते हैं कि भाई ये तो पूरे लोगों को बेइज्जत किया गया है। मैं भी प्रवक्ता जी की, बीजेपी प्रवक्ता जी की बात सुन रही थी, उन्होंने कहा कि हमने इतने मेडिकल कॉलेज दे दिए, हमने इतने सारी चीजें दे दी। भाई हाथरस की जो घटना है उससे तो आपकी मेडिकल फैसिलिटीज की पूरे पोल खुल गई कि कितना ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी आपने लोगों को दिया है। हाथरस में किस तरीके की घटना हुई कि लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रहा था, मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचने में डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थे, कितनी सारी चीजें थी जो लोगों के घटना स्थल पे तो लोगों के साथ दिक्कत हुई, मगर वहां पहुंचने के बावजूद लोगों को समय पे दवा नहीं मिली, लोगों को इलाज नहीं मिला, उसकी वजह से कितने लोगों की भी जान चली गई। तो ये तो सबसे बड़ी बात है कि आप जो पेपर वर्क, जो पेपर में आप दिखा रहे हैं, बजट सत्र में जब आप पिटारा खोलेंगे वो अलग चीजें होती है, मगर जमीनी स्तर पे वो चीजें उतरी कैसे, लोगों को कितनी सुविधा मिली, ये दूसरी चीज होती है। और बीजेपी लगातार अपने सत्ता पूरे शासनकाल में यही करते आई है कि उसने सिर्फ पेपर में दिखाया कि हमने कहा क्या क्या दिया, मगर जमीनी स्तर की अगर हम बात करें, मानसून आ गया, हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हो गए, लोगों अभी भी बाढ़ों में कोई राहत नहीं है, कोई राहत सामग्री लोगों तक नहीं पहुंच रही है, पैसे करके लोग। ठीक है मैम, जवाब ले लेती हूँ मैं। राकेश पोद्दार जी वो कह रही हैं कि जो आप स्मार्ट सिटी बना रहे थे, जहां विकास का आपने दावा किया था, जो सड़कें आपने बनाई, जो हाईवे आपने बनाई, पहली ही बरसात में उन सब का मेकअप धुल गया और जो असली तस्वीर है वो सबके सामने आ गई, आपके विकास की पोल खुल गई। इसके साथ ही आप लगातार, क्योंकि आप चाहते हैं लोग स्वस्थ रहें और ऐसे में तमाम तरह की योजनाएं आपके द्वारा चलाई जा रही हैं, लेकिन हाथरस में जब इतनी बड़ी घटना हुई तो अस्पतालों के भीतर डॉक्टर तक नहीं थे, एम्बुलेंस तक नहीं थी, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। देखिए रिशु जी, 35 किलोमीटर प्रतिदिन आज भी सड़क बन रहा है। हम लोगों ने अब पुरानी बातों को छोड़ते हुए इस बार 2024 के लोकसभा में जो संकल्प लिया, विकसित भारत का जो हमने सपना देखा कि हमने 70 वर्ष के बुजुर्गों की चिंता करना है, देश की मांग थी 3 करोड़ लोगों का घर बनाने का,
देश की मांग की ये विषय को मत भटकाइए, विषय को मत भटकाइए राकेश पोद्दार जी। जो उन्होंने सिंपल सा, एक सेकंड में बोल रही हूँ, ठीक है। जो मैंने आपसे सवाल रिपीट किया, जो उन्होंने सवाल पूछे हैं उन्हीं पर आप जवाब दे दीजिए ना। सड़कें बन रही हैं, लेकिन सड़कों में बरसात में ही गड्ढे पड़ जाते हैं, इतना घटिया सामान का इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी की भी जान जा सकती है, ऐसे में बड़े हादसे हो सकते हैं, उस पर जवाब दीजिए। एक मैं कहना चाहता हूं कि आज देश के अंदर करोड़ों मीटर सड़क बना है, एक आधा कहीं ना कहीं छुटपुट घटना घटती है बरसात के कारण। ये पूरे अगर कोई भी ठीक है मैम, उनको कंप्लीट करने दीजिए। मेरा निवेदन है आपसे, ठीक है, उनको कंप्लीट करने दीजिए, उनको बात कंप्लीट करने दीजिए जरा। हाँ, वो तस्वीरें हमने दिखाई हैं, वो तस्वीरें चाहे अयोध्या की हों चाहे काशी की हों, वो तस्वीरें भी हमने अपने तमाम दर्शकों को दिखाई हैं और कई बार इनसे सवाल भी पूछ चुके हैं। संक्षेप में जवाब दे दीजिए राकेश पोद्दार जी। मैंने कहा कि देश के अंदर करोड़ों किलोमीटर का सड़क बना, कहीं ना कहीं छिटपुट घटना घटती है। ताकि मैं बताना चाहता हूं कि जहां पे काम चलते हैं, सड़कें बनती है, वहां पे जमीन के गड्ढे होते हैं, कोई ना कोई पिलर घसक जाता है और फिर उसको रिपेयर किया जाता है। ऐसा नहीं है पूरे देश में, और आज से नहीं, पहले हमारी सरकारें थी, पहले की भी सरकार काम कर रही थी। किसी का पिलर घसक गया, किसी का, उस पर नहीं चिंता करनी चाहिए। इनसे पूछिए, हमारे सवाल का जवाब इन्होंने दिया, लेकिन मैं कहा पीडीए तो आपने बता दिया, पिछड़ा दलित ये साल वो सवाल कई बार पूछ चुकी हूँ, मैं खुद पूछ चुकी हूँ, मैं पूजा मिश्रा जी से इस बात को लेकर खुद पूछ चुकी हूँ, और पूरा लोकसभा चुनाव के समय लगातार यही सवाल उनसे पूछा भी जा रहा था। अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, अब कुछ और विषय पर बात करिए ना सर। और वैसे भी अब क्योंकि मानसून सत्र की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अब मेरा अंतिम सवाल आपसे है, क्योंकि समय का अभाव है, संक्षेप में आप जवाब दे दीजिए। क्योंकि मानसून सत्र में सामंजस्य बनाने के लिए आपको बजट में उन लोगों की भावनाओं को भी शामिल करना होगा जो इसके संभावित आलोचक हो सकते हैं। देखिए रिशु जी, हमने कहा कि आपके इस बार जो 2024 में हम लोगों ने जो संकल्प लिया, तो देश के जो जिस मुद्दे पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा, 70 वर्ष की बुजुर्गों का है, चाहे घर और स्वास्थ्य का, मध्य वर्गीय लोगों का है। और हमारी एक बहन पूजा कह रही थी कि महंगाई की दर 2014 के आंकड़े पढ़ लेना दीदी मेरी, और आज के आंकड़े पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा। और नीति आयोग का खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने पास रखे हैं विभाग, ताकि वो मॉनिटरिंग करते हुए देश को आगे बढ़ाना है, सकारात्मक की ओर ले जाना है। और मध्य वर्गीय लोगों के लिए हम लोग 23 तारीख को ऐसा पिटारा खोलेंगे कि सभी लोगों को पता लग जाएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार जो कहती है वो करती है। और चाहे वो 50 साल पहले संकल्प लिया हो, चाहे 100 साल पहले संकल्प लिया हो, लेकिन वो काम को हम लोगों ने कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद भी करते हैं कि जनता की उम्मीदें आप पर टिकी हुई हैं, जनता ने आपको सत्ता के सिंहासन पर बैठाया है, ऐसे में सभी के लिए जो बजट है वो अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जोड़ने के लिए। और इसी के साथ विशेष पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।